So hello guys, welcome to our YouTube channel Class Vista. So guys, आज बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्लास 11 चैप्टर 1 को। ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बस ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में ये सब, और सेकेंड पार्ट में हम आएंगे ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के बारे में, ठीक है। जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, मतलब जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें, मतलब आपने जब पहली बार जियोग्राफी लिया था जो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो आपके दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक हुआ होगा कि हम क्यों ले रहे हैं जियोग्राफी को, ठीक है। तो वैसे ही कि आज का जो फर्स्ट टॉपिक है इसी को हम डिस्कस करेंगे, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। हमें ज्योग्राफी का स्टडी क्यों करना चाहिए। मैं रेड पेन लेता हूँ, ओके। ज्योग्राफी का स्टडी हम लोगों को क्यों करना चाहिए, ये फर्स्ट जो है टॉपिक है आज का, हम जो समझेंगे। तो इधर कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किया है, उसको देखिएगा। पहली बात, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, इसलिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना है। क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, अर्थ का स्टडी है, ठीक है। जियो मतलब अर्थ है, हमको पता है। तो अर्थ के स्टडी को ही हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अगर आप किसी जगह पे रहते हैं, उस जगह के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इधर फर्स्ट पॉइंट चला गया, सेकेंड पॉइंट क्या है, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स। हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे सराउंडिंग हमारे लाइफ को, हमारा जहाँ पर हम लोगों का जो लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कैसे कि अगर आपका सराउंडिंग, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं तो आप का जो मेंटेलिटी है, वो आपका जो नेचर है वो अलग होगा। और खराब एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं तो उसका बच्चों के ऊपर अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब साइकोलॉजी है, सेम एज ए जियोग्राफी। आप अगर एक अच्छे एनवायरनमेंट रह रहे हैं, अगर एनवायरनमेंट का क्लाइमेट अच्छा है, वेजिटेशन अच्छा है, तो आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा। आप अच्छे से खा पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे शांति से। अगर कोई पॉलिटिकली अनरेस्ट मतलब रीजन ना हो, पॉलिटिकली अनरेस्ट रीजन, तो आप अच्छे से वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मतलब हमारा इधर पे अगर कोई रिसोर्सेज अवेलेबल हो, या फिर पॉलिटिकली कोई अनरेस्ट ना हो, ठीक है ना। फिर आता है कि रिसोर्स, हम लोग इकोनॉमिकली बहुत डिपेंडेंट है, हमारा लाइफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। मतलब अगर हमारा लाइफ का अगर इकोनॉमी अगर ठीक नहीं रहा, देश का अगर सपोज एक देश का अगर इकोनॉमी ठीक नहीं रहा, तो हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। तो कमाने के लिए इकोनॉमी के साथ साथ रिसोर्सेज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो ह्यूमन बींग्स इकोनॉमी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रिसोर्सेज के अलावा कुछ नहीं है, हम लोग मतलब बेसिक जो है रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज से ही कुछ ना कुछ करके हम लोग सब कमा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आता है, फोर्थ पॉइंट क्या है इधर, प्रिमिटिव सोसाइटी सब्सिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब जो पुराने सोसाइटीज थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किए हुए रहते थे, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग नेचर के ऊपर हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, ठीक है। ये सब कलेक्शन होता था, उन लोग कलेक्ट करते थे फूड, ठीक है। ये सब होता था, वो लोग नेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक है। आई फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम, ठीक है। इधर प्लेस और टाइम, ये दोनों चीज़ आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा कि आप जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तब इन सब वर्ड्स को ध्यान देना है, ठीक है। हमको पता है ज्योग्राफी, हम लोग स्पेस के बारे में पता है जो कि है प्लेस, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्पेटियल, ठीक है, सिर्फ स्पेटियल एट्रीब्यूट्स नहीं, स्पेटियल एट्रीब्यूट्स की अगर बात आएगा तो उधर टाइम यानी टेम्पोरल एस्पेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्पेटियल एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो टेम्पोरल एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली उधर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ स्पेस चेंज होता रहता है। स्पेस इज डायनामिक, ठीक है। ये डायनामिक है, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो जो चेंजेस आएंगे हमारे स्पेस पे, हमारे आसपास जो हमारे रीजन्स है उस पे, वो सबको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर आता है कॉजेज ऑफ द चेंजेस, जो चेंजेस इधर हुआ है, द चेंजेस दैट हैव टुक प्लेस ओवर टाइम, ठीक है। तो उसका जो चेंजेस का रीजन क्या है, कॉजेस क्या है। हमारा ज्योग्राफी में एक चीज आप हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे वो, ठीक है। एक चीज याद रखना कि कॉज एंड इफेक्ट, कॉज इफेक्ट रिलेशन पे चलता है हमारा जियोग्राफी, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉज इफेक्ट मतलब कि अगर कुछ हो रहा है चेंज, या फिर कुछ भी अगर हो रहा है हमारे इधर अर्थ पे या फिर सरफेस पे, तो उसका कोई कॉज होगा, वो खुद, और उसका एक इफेक्ट भी होगा, ठीक है। ठीक है, किसी भी चीज़ का कॉज होता है और उसका इफेक्ट होता है। अगर कुछ चीज़ हो रहा है तो उसका रीज़न होगा कि क्यों हो रहा है, और वो जो अगर अगर हो रहा है चीज़ तो उसके
वो दूसरे चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये भी होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद वो जो चेंज है, वो जो चीज़ हुआ है, ठीक है, वो खुद किसी चीज़ का इफेक्ट हो। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर कोई चेंज हो रहा है किसी जगह पे, सपोज एट दिस टाइम यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, तो चेंज जो हो रहा है उसका कुछ इफेक्ट होगा कि फ्यूचर में उसका कुछ हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो चेंज हुआ, बट वो जो चेंज हुआ उसका भी तो कोई इफेक्ट होगा, मतलब कॉज होगा ना। इसके लिए ये कॉज है, ठीक है। बट ये दिस इज द कॉज, ओके, दिस इज द कॉज फॉर दिस एक्शन और दिस चेंज, ओके। बट दिस कॉज इज ऑल्सो एन इफेक्ट, ओके, किसी और चीज का इफेक्ट होगा ये जो चीज है, ये किसी और चीज का इफेक्ट होगा जिसके कारण ये दूसरे चीज को कंटिन्यू, ये पूरा का पूरा चेन, ये पूरा का पूरा साइकिल कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। किसी का कॉज किसी का इफेक्ट, किसी का भाई किसी का जान नहीं, किसी का कॉज किसी का इफेक्ट, ऐसा होता जाएगा, ठीक है। किसी के लिए कॉज होगा, किसी के लिए इफेक्ट होगा, तो ये कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट स्किल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप्स। हम लोग एक जियोड को देखते हैं, हमारा अर्थ एक जियोड शेप है, 3D शेप है, ठीक है। उसको हम लोग इजी टू अंडरस्टैंड अगर करने के लिए, मतलब इजीली समझने के लिए, हम लोग उसको एक 2 डायमेंशनल फॉर्म में लाते हैं, जो कि हम बोलते हैं मैप, ठीक है। तो मैप को समझने के लिए अगर 2D से 3D में लाएंगे हम, उसका उसका रेशियो चेंज होगा, ठीक है। तो उसका स्केल चेंज होगा, बहुत कुछ है जो चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। स्केल और रेशियो दोनों चेंज हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमें स्किल्स की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी में ये सब सिखाया जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है? जीआईएस एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी। जीआईएस क्या होता है? जीआईएस होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब किसी जगह का, मैं आपको जीआईएस का मैप बनाना भी सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए मैं सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, अगर आपको चाहिए ये सब प्रैक्टिकल। तो जीआईएस क्या होता है? किसी भी जगह का, किसी भी मैप पे, अगर आप जैसे कि एक जगह देख रहे हो मैप पे, उसके अंदर छोटा छोटा पार्ट होता है, तो उसको सैटेलाइट द्वारा इंटरप्रेट किया गया होता है, उसकी जितना भी इंफॉर्मेशन है। अगर किसी जगह डिस्ट्रिक्ट है, किसी जगह पॉपुलेशन है, ड्रेनेज है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, ये सब मतलब डाटा जो है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। और कंप्यूटर कार्टोग्राफी क्या है? आपको कार्टोग्राफी का मतलब है मैप मेकिंग। तो कंप्यूटर के द्वारा मैप बनाया जाने वाला, ये सब सिखाया जाता है, ओके। अभी आते हैं कि बुक में क्या है अभी। ज्योग्राफी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। आपको सिंपली ये जानना है कि ज्योग्राफी क्या करता है, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी जो हम लोग जो काम कर रहे हैं ये सब, और फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, कल्चरल जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज को बोला जाता है, और फिजिकल, इन दोनों में जो इंटरेक्शन है, इस चीज को हम लोग ज्योग्राफी द्वारा स्टडी करते हैं। हमें इधर एक मतलब आपको बुक पे शायद एक लिखा हुआ कि जो अपना जो अर्थ है वो एक स्टेज है, और हम लोग जो है ह्यूमन एक्टिविटीज जो करते हैं हम लोग ह्यूमंस, ये सब ह्यूमंस जो है एक ड्रामा इनेक्ट कर रहे हैं जो स्टेज पे, ठीक है। इसको ये बात लिखा हुआ है बहुत अच्छा से, ठीक है। फिर क्या आता है? जियोग्राफी का मतलब ही तो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, जियोग्राफी का मतलब क्या है। इसलिए मैंने ये वीडियो इससे स्टार्ट नहीं किया था, हर वीडियो में एक ही चीज़ बताता रहता हूँ मैं, ठीक है। जियोग्राफी मतलब अर्थ, एंड ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या लिखा है? जियोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर, okay, and methodology, but at the same time it is closely related to other disciplines। मतलब समझ आ गया? हमें पता है कि हर सब्जेक्ट का अपने आप में कुछ अलग सब्जेक्ट मैटर है, कि हम लोग क्या स्टडी करेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या स्टडी होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मैटर अलग ही होता है, लेकिन जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका तो अलग है ही। स्पेशल एट्रीब्यूट्स को हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ में कितना सारा चीज़ें हैं वो सबको पढ़ते हैं हम लोग। बट जो दूसरे जो साइंसेस है, दूसरे जो डिसिप्लिन है, दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, उसके साथ भी एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है ज्योग्राफी का। कैसे है? हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या लिखा है इधर। जियोग्राफी डेराइव्स द डाटा
क्या लिखा है इधर, जियोग्राफी डिराइव्स द डेटा बेस फ्रॉम नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। साइंस का मतलब ही है हम विज्ञान, मतलब किसी भी चीज के बारे में डिटेल्ड में आपको ज्ञान लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, इन सब चीजों से लेते हैं, ठीक है, एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस। इन नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में क्या क्या आता है सब्जेक्ट हम देखते हैं। नेचुरल साइंस मतलब जो नेचर के बारे में पढ़ता है, जैसे जियोलॉजी, पेडोलॉजी, मेटेरोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब आता है। बट ये सब ज्योग्राफी में भी इंक्लूडेड है। जो लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी बस आर्ट्स का सब्जेक्ट है, प्लीज़ आके ये वीडियो देख लो या फिर ये सब थोड़ा पढ़ लो। ज्योग्राफी में साइंस इंक्लूडेड है, जो कि आपका जूलॉजी, पेडोलॉजी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब आता है। ओके। और सोशल साइंसेस में क्या आता है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, ये सब आता है, ठीक है ना। अभी कैसे आता है ये सब देखते हैं, ठीक है। जियोग्राफी में तो जियोलॉजी आएगा ही, आपको पता है जियोलॉजी का मतलब जियो का स्टडी, ये सब तो आपको पता है आपको। पेडोलॉजी मतलब पत्थरों का स्टडी करना, ठीक है। मेट्रोलॉजी मतलब क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी अलग भी होता है। ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी मतलब ओशन को स्टडी करना। अभी हिस्ट्री के साथ क्या आता है, जियोग्राफी का क्या रिलेशन है, आपको ये समझना पड़ेगा। हिस्ट्री पूरा का पूरा टाइम मतलब टेम्पोरल एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट है, जैसे कि जियोग्राफी स्पेटियल एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग टाइम और जो स्पेस है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी देश का युद्ध देखना है, सपोज किसी जगह पे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हमने देखा था, उसमें क्या था, किस किस देश के बीच में हुआ था, एक हिस्ट्री है, पास्ट इवेंट है ये एक, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, ये वॉर है किसी दोनों देश के, किसी किसी देशों के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इवेंट भी है, ठीक है। पास्ट इवेंट जिसको हम हिस्ट्री बोलेंगे, पॉलिटिकल इवेंट जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड करेंगे। सोसाइटी को इम्पेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको सोशियोलॉजी में भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी में कैसे आता है, कंट्रीज है, किस कंट्री का डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गया, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, किस कंट्री, कौन सा कंट्री इधर पे इंक्लूडेड था, ये सब ज्योग्राफी में आता है। कहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, ये सब भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हम ज्योग्राफी में भी लेते हैं। तो कैसे कनेक्टेड है आप देख सकते हैं, बहुत ही डीपली कनेक्टेड है ये सब चीज़ें, तो आपको समझना पड़ेगा। एक पॉइंट इधर पे मैंने लिखा है, मैंने आपको, आप लोग देख लीजिए कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। अभी एक बुक में है इसलिए मैंने दिया, एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब डिस्टिंग्विशिंग वन ज्योग्राफिकल एरिया और रीजन फ्रॉम अनदर बेस्ड ऑन इट्स यूनिक फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स। फिजिकल मतलब तो आपको पता ही है, नेचुरल फीचर्स, कल्चरल मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये हर जगह पे कैसे कैसे अलग है, दोनों कैसे कैसे डिफरेंट है, दोनों जगह अपने आप में ही, ठीक है ना। अपने आप में ही दोनों जगह कैसे डिफरेंट है, ये दोनों को स्टडी करते हैं हम, ठीक है। जियोग्राफिकल रीजन को स्टडी करते हैं कि एक रीजन में, अगर सपोज हम लोग हमारे असम का देखते हैं एग्जांपल, असम और दिल्ली या फिर हरियाणा, पंजाब, ऐसे कुछ ले लीजिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे इंडिया के, वो कितने अलग है फिजिकली भी, ठीक है, और कल्चरली भी, दोनों फिजिकली कल्चरली दोनों कितने अलग है। तो ये सब को बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। आपने देखा आपने कल्चरल फीचर्स में कितना कुछ इंक्लूड हो गया, फिजिकल फीचर्स में कितना कुछ इंक्लूड हो गया। फिजिकल और कल्चरल फीचर्स जब आप बोलेंगे तो एक बहुत ही बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको एरियल डिफरेंशिएशन का स्टडी होता है ज्योग्राफी। ओके। इधर और एक लिखा है कि जियोग्राफर्स डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशंस इन द फेनोमेना, ठीक है ना। सिर्फ वेरिएशंस को स्टडी नहीं करते ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब प्लेसेस के ऊपर, ठीक है, बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशंस विद अदर फैक्टर्स विच कॉज द वेरिएशन। कॉज द वेरिएशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट आ गया इधर, आप भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इधर क्या बोला, पहले ये समझा देता हूँ कि ज्योग्राफर सिर्फ, मतलब ज्योग्राफी में हम लोग सिर्फ जो फेनोमेनास है, जो वेरिएशन है फेनोमेनास के, ये सब को स्टडी नहीं करते, कहाँ पर क्या हो रहा है सिर्फ उसको नहीं स्टडी करते, वो चीज़ क्यों हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उसका दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे फेनोमेनास के साथ, नेचुरल हो गया या फिर मैन मेड हो गया, इन सब के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ओके। फिर क्या लिखा है एग्जाम्पल में, सपोज क्रॉप पैटर्न, ठीक है ना। क्रॉप पैटर्न में चेंजेस आ रहा है, क्यों, ग्लोबल वार्मिंग अगर हम लोग समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्रॉप पैटर्न में चेंजेस आ सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम क्रॉप पैटर्न को सेंटर पकड़ लेते हैं, फर्स्ट चीज हम लोग जो देखेंगे, ठीक है ना, वो इसका क्या है,
क्रॉप पैटर्न के कारण क्या हो रहा है कि सम मोर प्रॉब्लम्स में एराइज, मतलब खाने पीने का प्रॉब्लम आ जाता है। इसको अगर हम सेकेंड प्रॉब्लम तो लेते हैं, ठीक है ना। तो खाने पीने का प्रॉब्लम आएगा, पॉपुलेशन में क्राइसिस आएगा, जो है इस टाइम पीरियड बहुत ही खराब चलेगा, ठीक है ना। अगर क्रॉप पैटर्न में चेंजेस आ गया तो क्या होगा, क्राइसिस पीरियड चलेगा, ठीक है ना। खाना पीने में बहुत ही क्राइसिस होगा, ये सब आएगा, ठीक है ना। तो ये कॉज हो गया किसका, इस चीज़ का जो हम लोग क्राइसिस चल रहा है, जो क्राइसिस होगा, क्राइसिस का कॉज क्या होगा, क्रॉप पैटर्न में चेंज, ठीक है ना। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज, ठीक है, इफेक्ट हो गया। बट क्रॉप पैटर्न का इफेक्ट ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया। बट हमको देखना पड़ेगा कि क्रॉप पैटर्न में जो चेंज आया है वो क्यों आया है, कहाँ से आया है, ठीक है ना। ये आया है क्लाइमेट चेंज से, सॉयल क्लाइमेट ये सब के कारण डिपेंड होता है, ठीक है ना, क्रॉप पैटर्न हमारा। अगर क्लाइमेट में चेंज आएगा तो क्रॉप पैटर्न में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, सॉइल में चेंज आएगा, वाटर सप्लाई में चेंज आएगा, वाटर सप्लाई में चेंज आएगा, ओके। तो हम इधर अगर इस साइड को हम अगर ऐसे कर लो, साइड कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ठीक है ना। इस चीज के कारण इसमें इफेक्ट हो रहा है, ओके। बट अगर आपको इधर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि इस कॉज के कारण इसमें इफेक्ट हो रहा है, इस ये चीज हो रहा है। बट अगर आपको एक वाइड व्यू से अगर देखेंगे तो क्या होगा कि इसके लिए इफेक्ट ये है, इसके लिए इफेक्ट ये है। तो कॉज इफेक्ट रिलेशन है ये। हर चीज का कोई कारण होगा और उसका एक रिजल्ट होगा। बस इतना ही आपको समझना है कि हर एक चीज का एक कारण होगा, एक रीजन होगा और उसका एक इफेक्ट होगा, या मतलब एक रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कॉज इफेक्ट रिलेशन हमको क्या करता है, हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन में। कितना सुंदर से हमको समझ में आ गया इधर, कितना सुंदर से अच्छे से कि क्रॉप पैटर्न में चेंज के कारण क्राइसिस आ रहा है, ठीक है ना। और क्रॉप पैटर्न में क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारे इधर क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। तो क्लाइमेट पे ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉप पैटर्न हमारा ठीक हो जाएगा, जिसके कारण हमारा क्राइसिस पीरियड जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो एक अच्छा सा हमें इंटरप्रिटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। फोर्स इज द फेनोमेना इन फ्यूचर, बस अभी जो हो रहा है वो सब नहीं देखता। कॉज इफेक्ट रिलेशन को अगर हम पढ़ते हैं, हमको ये प्रेडिक्ट भी करना आ जाएगा, हमको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है ना। हमारा फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम इस कॉज इफेक्ट रिलेशन से, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉज इफेक्ट रिलेशन। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुझे स्लो जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। द जियोग्राफिकल phenomena, both physical and human, are not static but highly dynamic। जो फिजिकल और ह्यूमन फेनोमेना से आपको पता ही है कि नॉट स्टैटिक मतलब वो स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल आप कह सकते हैं, नॉट स्टेबल, ओके। ये सब हाईली डायनामिक है, डायनामिक मतलब कीप्स चेंजिंग, ओके, कीप्स चेंजिंग, ये सब चेंज होता रहता है। अभी क्या आता है हाईली डायनामिक का मतलब, इंटरेक्शन बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ and untiring and ever active human beings। ठीक है, अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता जा रहा है और हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज करते जा रहे हैं, वो कभी नहीं रुकेगा जितना दिन ह्यूमंस है। इन दोनों चीज का इंटरेक्शन ही हमारे लिए हाईली डायनामिक एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अभी आता है क्या, जियोग्राफी दस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस एज एन इंटीग्रेटेड होल। एज एन इंटीग्रेटेड होल का मतलब इधर क्या समझ आ रहा है हम लोगों को, कि जो हमारा नेचर है और ह्यूमन है इनके इंटरेक्शन को एज वाइडली हम स्टडी करते हैं। नेचर हैज इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारा जो नेचर है वो हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसमें से क्या हम समझ आता है कि एक टॉपिक आता है जो कि है डिटर्मिनिज्म का, ठीक है ना। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का टॉपिक इधर से आता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। कि नेचर हमारे लाइफ को, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है हमारे ह्यूमन बींग्स का, वो हमारे लाइफ को, एनवायरमेंट हमारे लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इंटरेक्शन में बस ह्यूमंस के ऊपर नेचर का इन्फ्लुएंस नहीं है, और एक है कि हम लोग ह्यूमंस भी नेचर को चेंज करते आ रहे हैं। ह्यूमंस बेंड नेचर अकॉर्डिंग टू देयर
नीड्स विद द हेल्प ऑफ क्या, टेक्नोलॉजी। तो हम लोग खिलवाड़ तो कर रहे हैं नेचर के साथ, नेचर जितना भी हमारे साथ कुछ कर रहा है हम लोग नेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट हम भी नेचर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम भी नेचर को या तो डिग्रेड कर रहे हैं, हम लोग डिग्रेड ही कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ अच्छा चीज़ भी कर रहे हैं हम लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन जहाँ पर नेचर ह्यूमंस को इम्पेक्ट करेगा, और एक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जहाँ पर ह्यूमंस नेचर को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। अभी आता है कि जियोग्राफी एज डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विद थ्री सेट्स ऑफ क्वेश्चन। हर चीज का, हर सब्जेक्ट का कुछ मतलब क्वेश्चंस के बेसिस पे, कुछ चीज़ों के बेसिस पे, कुछ पॉइंटर्स के बेसिस पे हर एक चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को हम लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या है, कुछ क्वेश्चन है जो कि तीन पॉइंटर्स के ऊपर बोलते हैं हम लोग कि ज्योग्राफी में व्हाट, वेयर, व्हाई, ये तीन चीजें हैं। कि व्हाट का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम अगर रिसोर्सेस को देख रहे हैं, हम अगर किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो वो क्या है, वो चीज क्यों है, रिसोर्सेस हमारे लिए क्या है, व्हाट आर द रिसोर्सेस, ठीक है ना। फिर आते हैं वेयर, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, मतलब कहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब। कि अगर रिसोर्सेस है जो हमारे लाइफ को, एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रहा है एक ह्यूमन लाइफ को, तो वो जहां पर है, वो कहाँ पर है वो चीज, अगर कोई चीज हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करे तो वो कहाँ पर है, वेयर आर द रिसोर्सेस, देखना पड़ेगा ना। हर रिसोर्स हम, हर चीज हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पे कुछ स्पेसिफिक चीजें अवेलेबल होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपको आयरन मिल रहा है तो शायद इस जगह पे आपको आयरन ना मिले, इस जगह पे आपको गोल्ड ज़्यादा मिले, हो सकता है इस जगह पे आपको कॉपर ज़्यादा मिले, बट हर जगह पे इक्वली नहीं मिल सकता। तो कहाँ पर क्या मिल रहा है, कहाँ पर वेयर क्या मिल रहा है, व्हाट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड एक नया आया है, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला ज्योग्राफी है वो उसमें दो ही चीज़ों को हम लोग मेनली स्टडी करते थे। अभी मॉडर्न ज्योग्राफी में ये सब भी हम स्टडी करते हैं कि वो जहाँ पर है वहाँ पर क्यों है। अगर कोई चीज़ किसी जगह पे है, कोई चीज़ आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी जगह पे है डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्यों है, वाई, एक्सप्लेनेशन और कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्या है कि पहला जो दो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट को स्टडी करता है, नेचुरल और कल्चरल फीचर्स के, ठीक है ना। बट जो थर्ड क्वेश्चन अभी नया आया है, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि क्यों है जहाँ पर है वो चीज़ें, अगर कोई रिसोर्स किसी जगह पे है तो क्यों है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फेनोमेना को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उसमें कि अगर एक चीज़, अगर आयरन किसी जगह पे, छोटा नागपुर प्लेटू फॉर एग्जांपल, अगर छोटा नागपुर प्लेटू में आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो क्यों है, क्यों है कि उसकी उस जगह पे शायद कुछ टाइम पहले या फिर बहुत सारे सालों पहले वॉल्केनोस थे, इस टाइप के पत्थर थे जो हमें आयरन में तब्दील हो गए टाइम टू टाइम, ठीक है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब के कारण, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग मेनली स्टडी करते हैं। आप बुक में देखिएगा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैंने जितना हो सके इतना शॉर्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यही चीज़ है बुक में बहुत ही ज़्यादा क्लमजी करके दिया हुआ है कि रिसोर्सेस है तो क्या रिसोर्सेस है, कहाँ पर है और क्यों है। जो रिसोर्सेज हमारे लाइफ को इम्पेक्ट कर रहा है, जो नेचुरल चीज़ें हमारी लाइफ को इम्पेक्ट कर रहा है, नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स, हम ह्यूमंस भी है इसमें इंक्लूड, रिसोर्सेज में ह्यूमंस भी इंक्लूडेड होते हैं, आपको शायद पता होगा, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स से बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग एक कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा है, उसका जो पीपल है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है, उससे ऊपर रिसोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको अपना एक, उन लोगों को एक फॉर्म देता है जिससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ही टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो नेचर में पाए जाने वाले अबांडेंट रिसोर्सेस है उसको एक फॉर्म देता है कि वो रिसोर्स बन सके, ठीक है ना। कोई भी आइटम रिसोर्स नहीं बन जाता है ऐसे ही, उसको उसका एक यूटिलिटी देना पड़ता है, उसको एक यूजफुलनेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो रिसोर्स बनता है, ठीक है ना। तो हम ह्यूमंस ही है जो आयरन्स को, आयरन तो पत्थर है भाई, एक मिनरल्स है आयरन, उसको उठा के लाते हैं, उसको हम फैक्ट्री में गलाते हैं, पिघलाते हैं, ये सब करते हैं, फॉर्म देते हैं किसी चीज़ का, कभी गाड़ी का फॉर्म दे दिया, कभी मेटल्स का वो टूल थे इसका फॉर्म दे दिया, बहुत सारे हम लोग अपने हिसाब से उसको बना लेते हैं।
तो ये इसलिए हम लोगों को, ह्यूमंस को, सबसे बड़ा रिसोर्स माना गया है किसी कंट्री के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अभी आता है हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। क्या है कि जियोग्राफी मेनली अटेम्प्ट स्पेटियल सिंथेसिस, मतलब स्पेस के चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं, प्लेस, ठीक है ना, हर जगह को हम लोग स्टडी करते हैं। एवरी डिसिप्लिन कंसर्न्ड विथ साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विथ जियोग्राफी, ठीक है ना, इज लिंक्ड विथ जियोग्राफी एज मेनी ऑफ देयर एलिमेंट्स वेरी ओवर स्पेस। हर डिसिप्लिन, हर चीज साइंटिफिक नॉलेज के साथ जो रिलेटेड है, कंसर्न विद साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद जियोग्राफी। हर स्टडी, अगर आप साइंस में हैं तो गारंटी है कि आप लोग ज्योग्राफी के ऊपर से एक बन, अगर सपोज एक लाइन रूट है, तो सपोज अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज आपको असम से दिल्ली बिहार ये सब जगह जाना है, ठीक है ना, तो आपको बंगाल के ऊपर से थ्रू वाया तो जाना पड़ेगा ना, तो जियोग्राफी है इधर वाया, ठीक है ना। किसी भी साइंस के किसी भी सब्जेक्ट पे जाने के लिए आपको जियोग्राफी के थ्रू जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है नेक्स्ट पे, जियोग्राफी दस नॉट ओनली टेक्स नोट ऑफ द डिफरेंसेस इन द फिनोमेना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिफरेंसेस इन द फिनोमेना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये याद रखना टर्म्स, ठीक है, बट इंटीग्रेट्स देम हिस्टोरिकली विच मे बी डिफरेंट एट अदर प्लेसेस। अभी देखो कि हिस्ट्री में कैसे लिंक है। हिस्ट्री में सपोज एक जगह पे कुछ घटना हुआ है, तो बट वो चीज किसी और जगह पे अलग भी हो सकता है, फिनोमेना। सपोज की जब सुनामी हुआ था जापान में, तो जापान में हुआ था सुनामी, ठीक है ना, जापान के रीजन में हिस्टोरी में अलग है। ये हमारे इधर ये सुनामी अगर इंडिया में या फिर किसी और जगह पे आता तो शायद उसका फॉर्म चेंज होता, शायद उसका कुछ अलग ही आपको देखने को मिल जाता। तो ये सब बहुत ही टिपिकल स्टडी किया जाता है, तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे कि जियोग्राफी कैसे ये होता रहता है, वाया जियोग्राफी जाता है सब कुछ, ठीक है ना। जियोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको गारंटी देखने को मिलेगा हर जगह पे, जैसे कि हिस्टोरिकल एलिमेंट्स और जियोग्राफिकल एलिमेंट्स बहुत ही लिंक्ड है, इधर मैंने दिया है। लैंडफॉर्म चेंजेस ओवर टाइम, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। जो लैंड फॉर्म्स है, जैसे कि क्या है, जैसे लैंड फॉर्म्स मतलब हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सब जो हो गए ना, तो हिल्स और माउंटेन्स टाइम के साथ साथ चेंज होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। इरोड होते हैं रॉक्स ये सब के कारण, तो टाइम आ रहा है, टाइम का कंसेप्ट। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हमारा हिमालय जो है बहुत ऊंचा था, एक जगह पे था, बट अभी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थवर्ड हमारा हिमालय जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हर साल थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है। उसकी बात छोड़िए, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग ग्लेशियर्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ग्लेशियर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो कितने सारे ग्लेशियर्स आपको मिल जाएंगे, बट अभी अगर आप करंट देखेंगे तो ग्लेशियर्स कितने पिघल चुके हैं, जो सी लेवल है वो कितना राइज हो चुका है। तो ये सब जियोग्राफिकल एलिमेंट्स ही तो हैं जो हिस्ट्री के साथ साथ हमारे टाइम के साथ साथ लिंक हो रहा है। टाइम मतलब टेम्पोरल, हिस्ट्री मतलब टेम्पोरल एस्पेक्ट को स्टडी करना, तो लिंक तो है भाई। फिर क्या है, तो आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है, फिजिकल जियोग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। नेचुरल, फिर आगे देखते हैं कि जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी और नेचुरल साइंसेस का लिंक क्या है। फिजिकल जियोग्राफी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी वाटर का स्टडी, ठीक है ना, पेडोलॉजी स्टोन का स्टडी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है ना, ये सब नेचुरल साइंस से कैसे लिंक है। नेचुरल साइंस से बायो जियोग्राफी बोला जाता है, नेचुरल साइंस को अगर देख ले तो बायो जियोग्राफी मतलब जूलॉजी, बोटानी एटसेट्रा, तो ये सब बायोलॉजी का पार्ट है, हमको पता है ना। तो जियोग्राफी में बायो जियोग्राफी भी एक पार्ट है, जहाँ पर हम लोग बायोस्फेयर में जितने भी फॉर्म्स है उस सबको पढ़ते हैं। फिजिकल जियोग्राफी में जितने भी आप लोग देख रहे होंगे कि हाइड्रोलॉजी है, सपोज हाइड्रोलॉजी है, ठीक है ना, ओशनोग्राफी है, ये सब जो है, पेडोलॉजी है, ये सब जो इसमें जो डाटा आपको मिलेगा, ये सब कहीं ना कहीं से ये बोटानी, जूलॉजी, ये सब चीज़ों से, इन नेचुरल साइंस से, नेचर को समझने से ही आपको वो डाटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जियोग्राफी नेचर का ही स्टडी है बस। जियोग्राफी के स्टडी के लिए आपको पहले ये सब स्टडी देखना पड़ेगा, जो डाटा है यहाँ से ही आता है कैसे ना कैसे करके, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारा फिजिकल जियोग्राफी है वो नेचुरल जियोग्राफी, नेचुरल साइंस के साथ बहुत ही रिलेटेड है। और किसके साथ रिलेटेड है, मैथ्स के साथ एंड आर्ट्स के साथ। कैसे, ये तो हो गया साइंस का पार्ट।
ठीक है ना। अब ऐसे मैथ्स और आर्ट्स के साथ कैसे रिलेटेड है भाई ज्योग्राफी? हमारा जो कन्वर्जन होता है जियोड को, मतलब अर्थ का जो कन्वर्जन होता है इनटू फ्लैट मैप 2D सरफेस, 3D से जब हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 3D से जब हम लोग 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका रेशियो में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, स्केलिंग में चेंज आ रहा है। तो ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा, इसलिए मैथ्स की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं, जो मैप बनाते हैं। अगर आप मैप बना रहे हो, मैप बॉक्स कर रहे हो, तो आपको आर्ट मतलब ड्राइंग आना बहुत ही ज़रूरी है। हाथ से मैप बनाना पड़ता है ज्योग्राफी में ना, प्रैक्टिकल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यही है कि आपको आर्ट्स मैथ्स समझना पड़ेगा। जॉब, एक कार्टोग्राफी जो है जॉब होता है, ठीक है ना, कार्टोग्राफर का, जो मैप बनाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, जियोग्राफी एंड सोशल साइंसेस, तो नेचुरल साइंसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, मैथ्स के बारे में पढ़ लिया, आर्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अभी आता है ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस का, आप कैसे रिलेटेड ज्योग्राफी सोशल। सोशल में क्या क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं सोशल में, सोशल साइंस में आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री का तो मैंने आपको लिंक दे दी है। अभी क्या है कि जियोग्राफी, द ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स आर लिंक्ड विद स्पेटियल एट्रीब्यूट्स। कैसे स्पेटियल एट्रीब्यूट, ज्योग्राफी स्पेटियल एट्रीब्यूट्स लिंक करिए, ज्योग्राफी होगा तो स्पेटियल एट्रीब्यूट्स आएगा ही, श्योर है, ठीक है ना। तो कैसे आ रहा है, पॉलिटिकल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक टेरिटरी को हम पढ़ते हैं, टेरिटरी मतलब रीजन, ठीक है ना, बाउंड्रीज, ये सबको हम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रिसोर्सेज को पढ़ते हैं, रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, ठीक है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो एक अलग ही पार्ट है, इको ज्योग्राफी एक अलग ही ज्योग्राफी का ब्रांच ही है। पॉपुलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन की स्टडी आप बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बोल सकते हैं आप लोग। मतलब डेमोग्राफिक स्टडी आपने देखा होगा कि ये जो सेंसस होता है, इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इतना मेल है, इतना फीमेल है, इतना डिपेंडेंट रेशियो कितना है, ये सब आता है ना। तो ये सब होता है हमारे इधर का जो है डेमोग्राफी में स्टडी पॉपुलेशन। तो बट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब तो हमने सोशल साइंस में ही पढ़ा था, देखा कैसे लिंक होता है, ये तो हमने सोशल साइंस में ही पढ़ा था ना। बट जियोग्राफी भी हमने सोशल साइंस में पढ़ा था, आपको अगर याद होगा। तो कैसे हुआ, टेरिटरी हो गया, रिसोर्सेस हो गया, ये सब ऐसे ही लिंक्ड है, ये सब स्पेटियल एट्रीब्यूट्स है, मतलब स्पेस के साथ साथ चेंज होगा, हर जगह पे अलग अलग होगा। तो इसलिए ज्योग्राफी आपको चाहिए होगा बॉस। सेटलमेंट का तो अलग ही ज्योग्राफी है, आपको पता ही है, ठीक है ना। एक आपको बस इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको इतना पता है कि सोशल साइंस, एसएसटी अगर आप पढ़, सोशल स्टडीज है, सोशल साइंस, तो उसमें क्या क्या आता है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री आता है ना। अगर फॉर एग्जांपल, अगर ये सब सोशल साइंस के पार्ट है और ये सब सोशल साइंस के पार्ट है, अगर मैथ्स देख लो, अभी सिंपली आपको समझाता हूँ कि ज्योग्राफी अगर सोशल साइंस का पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी अगर सोशल साइंस का पार्ट है और पॉलिटिकल साइंस भी अगर सोशल साइंस का पार्ट है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि पॉलिटिकल साइंस इज ए पार्ट ऑफ जियोग्राफी, हम बोल सकते हैं फ्रॉम इससे, ठीक है ना। तो ऐसे लिंक करके पढ़ लो भाई, बहुत ही इजी रहेगा। हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे, आज के लिए वीडियो इतने, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही होगा वीडियो। हम और भी टॉपिक्स लाएंगे, कवर करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट था क्योंकि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट में हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट, फिर रीजनल, ये सब ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम ज्योग्राफी के स्टडीज़ के एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।